अलाउद्दीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलाउद्दीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो उसने बाप की वफात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक क़हक़हे लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और क़द आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और उस कभी हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलाउद्दीन हफ्तम ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर नक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान ला। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तमील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तमील की और दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन ने इसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ। बाल्टी उठा और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जारी है, जिनको अगर चाहे एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलाउद्दीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक क़हक़हे लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झोंक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलाउद्दीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। यह सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलाउद्दीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खसीनी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि हमसाइन से थोड़ी सी पत्ती मांग कर ला और चाय बना। यह सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पूंछ डाले और बादल नखास्ता हुक्म की तमील में मशगूल हो गया। फिर यूं हवा के दिन महीने और साल गिरते गए और वो अपने आका की खिदमत में उसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नकड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिनमें एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई। इसका कद भी खट्टा चला गया और इसके क़हक़हों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रूनुमा हुई कि अलाउद्दीन के चिराग रगड़ने पर वो कंधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। यह जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलाउद्दीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद घट्टे घट्टे अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू अब मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सिकुड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सर्वेक्स टी खाने लगा, ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हिमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करोफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भौल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत ना थी। वो कंधे पर रुमाल रखे, धोती और बुनियान पहने ऐसे ही सबकी नज़रों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलाउद्दीन के कद से भी छोटा हो गया था। जिन्होंने अब अलाउद्दीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे, इधर आ की कर आवाज़ देता। एक दिन उसने अलाउद्दीन से कहा, साहब जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है, इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलाउद्दीन ये सुनकर चीख गया और फिर इसने रजामंदी के इजहार के लिए हुल्ले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदम के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए बाजूर आसमान से बातें करता हुआ कद बड़े बड़े बादशाहों के मोहलत को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जन दोबारा जिनके रूप में आने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें मजतमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मुलगुले में से अपनी दिखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और हुल्ले से कहता है, मैं बड़े करोफर वाला जिन था, मगर मेरे आका नूरन्ना ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफजदा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करोफर वाला जिन था।